बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कुल कितनी मिलीमीटर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड डेटा है कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमें ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर ये बराबर है 10 मिलीमीटर्स के। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि नो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 10 को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10 जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये 10 जो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 100 मिलीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में कौन सी चीज माइक्रोमीटर से मेजर की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेंथ यानी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा आला है जिससे पाइप का इंटरनल डायमीटर हम अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी ही फिजिक्स की बुक में देखें तो इसमें जो लार्जेस्ट प्रीफिक्स है वो है एक्सा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि प्रीफिक्सेस ये क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द स्पेशल नेम्स आर सिंबल्स गिवन टू सम पावर ऑफ 10 and is placed in front of a unit. Next question कर लेते हैं। Which of the following is the smallest value? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑटो। क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following numbers shows one significant digit? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सा अदद सिर्फ एक मानिखेज हिस्से यानी सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन ए में हमारे साथ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो पावर ऑफ 10 है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं कर सकते, ये इसकी रूल्स में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक डिजिट बाकी रहता है वो है 6। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप सब दोस्तों ने इसकी रूल्स सीखने होंगे। इसकी रूल्स ये हैं। नंबर फर्स्ट, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका दूसरा रूल ये है, 0 and between 2 significant digits is always a significant। इसका तीसरा रूल ये है, zeros to the left of the significant figures are not significant। इसका चौथा रूल ये है,
zeros to the right of the significant figure may or may not be significant, and decimal fractions 0 to the right of a decimal fraction are significant. However, if the number is an integer, then the number of significant figures can be found out by knowing the least count of the measuring instrument. इसका पांचवा रूल ये है, in scientific notation or standard form, the figures other than power of 10 are all significant figures. Next question कर लेते हैं, which of the following shows 4 significant digits? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जज़िल में से कौन सा अदद 4 मानिखेज हिंसी यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे साथ 1 है, इसमें हमारे साथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमारे साथ 1 है। क्योंकि लेफ्ट पे जो 0 आएगा वो हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, और राइट पे जो आएगा वो तस्वुर होगा, और दरमियान में जो आएगा वो भी तस्वुर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट एंड 1 ईयर, इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 ज़रबे 10 raised to the power 15 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? इस सवाल में कहते हैं कि इस वैल्यू में, यानी जो दी गई वैल्यू है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें कहते हैं कि इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पावर ऑफ 10 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, बाकी आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 0.2 मिलीमीटर एंड यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज। इस क्वेश्चन में मिलीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि 1 मीटर में हमारे साथ टोटल 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 0.2 mm को आपने 1000 पे डिवाइड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.002 मीटर। अगर हम इसको पावर ऑफ 10 की शक्ल में लेके, तो यहाँ पर आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस आशारिया को यानी इस पॉइंट को हमने इस साइड पे लाना है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power -4 मीटर। तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो लिहाजा इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि किताबुल मनाजिर ये किताब किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इब्नुल हैतम। The average speed of a bus is 20 meter per second. How far can it travel in 10 seconds? इस सवाल में कहते हैं कि एक बस की औसत रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो यही बस 10 सेकंड में कितना फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें हमारे साथ एवरेज स्पीड है ये बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम जो है ये बराबर है 10 सेकंड्स के। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डिस्टेंस है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इस फॉर्मूले में आपने इन वैल्यूज को दर्ज करना है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ये हमारे साथ बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है और इसमें हमारे साथ जो टोटल टाइम है वो 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड्स। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस साइड पे आ जाएगा और ये 20 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 20 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 200 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में जो बस है यानी बस 10 सेकंड्स में 200 मीटर फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रक की वेलोसिटी 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ है इस क्वेश्चन में गिवन डेटा। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकंड। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ बराबर है vf मनपी vi, यानी फाइनल वेलोसिटी मनपी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इसके अंदर इस गिवन डेटा को आप सब दोस्तों ने पुट करना है। प्यारे दोस्तों, तो इससे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी इसमें हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की, और जो टाइम है वो हमारे साथ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर जब 20 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 5 सेकंड्स। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A car moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second squares. After 2 seconds its speed will be, यानी 2 सेकंड के बाद इस कार की रफ्तार क्या होगी। तो इन चॉइसेस में से एक करेक्ट है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। 28 मीटर पर सेकेंड या 16 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड्स। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फाइनल स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे साथ बराबर है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, प्लस का जो सिंबल है वो सेम आएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये है हमारे साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद t जो है इस a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ बराबर है 2 सेकंड्स के। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 20 को आपने इस 8 के साथ ऐड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा
वो होगा 28 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कार की जो फाइनल स्पीड है वो होगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बर्ड बिगेन्स टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकेंड, रिक्वायर्ड डेटा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स। क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ 3 सेकंड्स के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने बस सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस 3 को इस 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The car is going forward at 10 मीटर पर सेकेंड। The acceleration is। इस सवाल में कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक कार बैकवर्ड मूव कर रही है। 10 सेकंड्स के बाद यही कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ बराबर है -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड की बराबर है। टाइम जो है वो 10 सेकंड्स की और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हमारे साथ बराबर है VF - VI के। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले में आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर VF जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। मनफी साइन सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे साथ -5 के बराबर है। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस मनफी को आपने इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप सब दोस्तों ने इस 10 को इस 5 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। इसके बाद आपने 15 और 10 को डिवाइड करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक्सेलरेशन बराबर है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स।
यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया हमें गिवन होता है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर्स 1 ब्लॉक एवरी 7 seconds. If each block is 10 meter long, he is traveling at। इस सवाल में कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो बाइसाइकिल पे जा रहा है और रोड बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है और हर 7 सेकंड्स में वो एक ब्लॉक क्रॉस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और वो हर ब्लॉक को यानी हर 7 सेकंड बाद जो है वो क्रॉस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो इस लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, as the rocks continue their free fall their separation will be increases। क्योंकि जो पहला पत्थर है हमने फुल से यानी फ्री फॉल किया था और फिर जब हम दूसरी को फ्री फॉल करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है, यानी इसकी दरमियान जो सेपरेशन होता है वो और भी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से जो सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज। A 30 kg object is supported from roof such that tension in the roof is equal to its weight. The weight of the object is। इस सवाल में कहते हैं कि एक 30 kg का ऑब्जेक्ट है जिसको रस्सी की जरिए लटका दिया गया है, इसमें टेंशन पैदा होती है, वो वेट के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें जो गिवन डेटा है इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जैसा कि हम जानते हैं कि वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg, पुट द वैल्यूज इन दी अबव फार्मूला। यहाँ पर मास हमारे साथ 30 kg की बराबर है और ग्रेविटी जो है वो हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। बस आप सब दोस्तों ने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा वेट इज इक्वल टू 294 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक बॉल है जिसका किमियत यानी मास 0.5 kg है, इसमें हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कितनी फोर्स दरकार होंगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें गिवन डेटा जो है वो है मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0.5 kg, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है फोर्स, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स का जो फार्मूला है यानी फोर्स बराबर है ma यानी मास ज़रबे एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर हमारे साथ मास 0.5 kg की बराबर है
इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम आएगा और ए यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 10 को इस 0.5 के साथ आप सब दोस्तों ने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इस सवाल में कहते हैं कि आपके पास दो बॉल हैं, बॉल ए और बॉल बी। बॉल बी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो जब आप बॉल ए को बॉल बी के साथ कोलाइड करते हैं तो इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी कंडीशन है जो नामुमकिन है, वो कंडीशन जो है नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है ये कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बॉल ए को बॉल बी के साथ हम कोलाइड करते हैं तो ये दोनों रेस्ट पोजीशन में नहीं आते, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ मोमेंटम ऑफ 22,000 kg मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में कहते हैं कि हमने एक कार की मास फाइंड आउट करनी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवलिंग कर रही है और इसका मोमेंटम जो है वो 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल इस क्वेश्चन में मास को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है और इसका मोमेंटम है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मास ऑफ द कार। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी जिस्म में मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं, या किसी जिस्म की कीमियत m और वेलोसिटी v की हासिल ज़रब को कहा जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने इस v को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू p बाई v। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की, और इस यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप सब दोस्त ने 20 को यानी इस 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू 1100 kg। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। An object at earth and taken to the moon should have। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा हुआ है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम चांद पर ले जाए तो उसकी मास और वेट में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, सेम मास लेस वेट, क्योंकि मास जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन में चेंज नहीं होती है, और लिहाजा वेट जो है ये हमारे साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो लोकेशन के लिहाज से वो चेंज हो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज। इस सवाल में कहते हैं कि कोफिशिएंट फ्रैक्शन की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट हैज नो यूनिट, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg
और वो एक सर्कल में 6 मीटर % की रफ्तार से मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, मास इज इक्वल टू 1 kg, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमारे साथ बराबर है v² डिवाइडेड बाई r के। पुटिंग द वैल्यूज इन दी अबव फार्मूला, तो यहाँ पर v² जो है ये हमारे साथ बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और इसके बाद डिवाइडेड बाई r यानी रेडियस जो है ये हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ है 6², तो ये बन जाएगा 6 6 36, तो डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 3 को आपने 36 पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज if the mass of a body moving with uniform speed in a circle is double। इस सवाल में कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, अगर उसकी मास को हम डबल कर दें तो ऐसा करने से सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी गुना बढ़ेगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following forces can act as a centripetal force? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में जो फोर्सेस हैं इनमें से कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। अगर टेंशन को देखा जाए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन को देखा जाए जब कार जो है किसी मोड़ में यानी घूमती है तो यहाँ पर भी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये तमाम ऑप्शन ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कर लेते हैं। An empty suitcase is placed in the middle of bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slide forward. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In Newton's third law, the action-reaction pairs does not neutralize each other because they। प्यारे दोस्तों, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ को गौर से देखा जाए इससे ये बात बिल्कुल वाजे है कि अमल यानी एक्शन और रद्दअमल यानी रिएक्शन की कुव्वत हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और अमल यानी एक्शन जो है ये एक जिस्म पर असरअंदाज होता है जबकि इसका रिएक्शन दूसरे जिस्म पर, यानी एक्शन और रिएक्शन की कुव्वत ही कभी भी एक जिस्म पर अमल नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर्स डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लिया जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल या जीरो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों, अगर कुव्वत यानी फोर्स किसी जिस्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो उसे क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं, और रिवायत के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क को मनफी तस्वुर किया जाता है। इसी तरह अगर फोर्स किसी बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी उसको घुमाए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं और इसको पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ डोर रिक्वायर्स अ मिनिमम टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर।
In order to open it, what is the minimum distance of the handle from the hangs if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन। इस सवाल में कहते हैं कि एक दरवाजे को खोलने के लिए कम से कम 80 न्यूटन मीटर टार्क चाहिए। अगर हैंडल पर लगाने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन से ज्यादा ना हो तो इस क्वेश्चन में हमने महवर से हैंडल तक यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, टार्क इसमें बराबर है 80 न्यूटन मीटर की और फोर्स है 100 न्यूटन की। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग्स। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह है, बाय द डेफिनेशन ऑफ टार्क वी गेट, यानी टार्क बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर टार्क हमारे साथ बराबर है 80 न्यूटन मीटर की, इज इक्वल टू फोर्स हमारे साथ है 100 न्यूटन और मोमेंट आर्म जो है ये इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 न्यूटन को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट करना है। तो इसके बाद हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर 8 और 10 को आप सब दोस्तों ने डिवाइड करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सीसा। इफ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट हर साइड विल राइज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी एंड इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टॉर्क इन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक पंखे की ब्लेड्स की लंबाई जो है वो 0.5 मीटर है। इसकी ब्लेड जो है यानी ये पंखा जो है यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से जो टार्क पैदा होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर कोई भी बॉडी हो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो टार्क पैदा होती है वो जीरो न्यूटन मीटर की बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is। इस सवाल में कहते हैं कि एक व्हील को टर्न करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे अप्लाई की गई है। बस की व्हील की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें अप्लाइड फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की बराबर है। मोमेंट आर्म ये 0.5 मीटर की बराबर है, यानी इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है टार्क, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 100 न्यूटन की बराबर है। इसके बाद मोमेंट आर्म जो है ये हमारे साथ 0.5 मीटर की बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 को आपने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा
वो होगा टार्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज। इस सवाल में कहते हैं कि दो कपल फोर्सेस के दरमियान सबसे मुख्तसर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कपल आर्म, यानी दो कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस को कपल का बाजू यानी कपल आर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hang the torque is। इस सवाल में कहते हैं कि एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। दरवाजे का दस्ता महवर से 0.6 मीटर की फासले पर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में टार्क को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अप्लाइड फोर्स है 25 न्यूटन, मोमेंट आर्म है 0.6 मीटर। इसका जो रिक्वायर्ड डेटा है इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी टार्क को हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है अप्लाइड फोर्स ज़रबे मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 25 न्यूटन के बराबर है, मोमेंट आर्म ये हमारे साथ 0.6 मीटर के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 25 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 150। तो यहाँ पर ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा टार्क इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 15 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इक्वल इज। इस सवाल में कहते हैं कि फोर्स का वो कौन सा एंगल है जिससे एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 डिग्री एंगल, यानी 45 डिग्री एंगल पे एक्स और वाई की फोर्सेस की जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। टू masses आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। इफ बोथ masses आर डबल्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द masses चेंजेस बाय अ फैक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ दो मासेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस आर है। अगर इन दोनों का मास डबल कर दिया जाए, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स इंटरैक्ट कर रही है तो उस पे क्या असर पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है इसमें हमें बताया गया है कि m1 ये हमारे साथ 2m के बराबर है, क्योंकि m1 और m2 को इन दोनों यानी मासेस को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर m2 हमारे साथ 2m के बराबर है। नो इक्वेशन ए बिकम्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी f प्राइम इज इक्वल टू जी 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर m1 हमारे साथ 2m1 के बराबर है, m2 हमारे साथ 2m2 के बराबर है। तो यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है
कि इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू G4m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को आपने इससे बाहर निकालना है। तो जब हम इस 4 को इससे बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 4n2G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है हमारे साथ इस फोर्स के बराबर है, यानी F के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इसकी जगह आप सब दोस्तों ने सिर्फ और सिर्फ फोर्स को पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा F इज इक्वल टू 4F। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ RE इज, इस सवाल में कहते हैं अर्थ का रेडियस क्या है। प्यारे दोस्तों, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमेशा आप सब दोस्तों ने याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमारे पास बराबर है 6.4 ज़रबी 10 की ताकत 6 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, यूनिट को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आप सब दोस्तों को सिखा देता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आप भूल भी जाओ तो आप सब दोस्त इनको आसानी से हल कर सको। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे साथ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, G इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे साथ न्यूटन है और रेडियस का यूनिट हमारे साथ मीटर है। क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ m2, यानी मास 1 और मास 2, और मास का यूनिट हमारे साथ है किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम जब किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे रिजल्ट आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका यूनिट कुछ इस तरह बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केजी स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सब दो स्क्रीन पर देख सकते हैं G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट मरकरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेव्स 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। इस सवाल में कहते हैं कि मरकरी एक प्लेनेट है, यानी मरकरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 784 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमने मरकरी की सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की मास को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा इसको हम अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। जितना जमीन की सतह पे इसका मास आएगा और वही मरकरी की सरफेस पे भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर वेट हमारे साथ 784 न्यूटन के बराबर है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट मरकरी।
यानी मरकरी पे इस ऑब्जेक्ट की मास हमने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वेट हमारे साथ बराबर है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हमने m को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इस g को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो जब इस g को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वेट इसकी वैल्यू हमारे साथ है 784 न्यूटन। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा m इज इक्वल टू 80 kg। तो जमीन पर इस ऑब्जेक्ट का मास आएगा 80 kg, तो यही मास मरकरी पर भी होगा 80 kg। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An object is orbiting a planet with orbital speed v(f). The radius is same and mass is increased 4 times. By which factor orbital speed will change? इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिटल स्पीड v से एक प्लेनेट की अराउंड मूव कर रहा है। अगर रेडियस को सेम रखा जाए और मास को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए तो ऐसा करने से ऑर्बिटल स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑर्बिटल स्पीड ये हमारे साथ बराबर है स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है, यानी कंडीशन के मुताबिक हमारे साथ r प्राइम ये बराबर हो जाएगा r के, और m प्राइम जो है ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4m के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस फॉर्मूले को टेक करना है। तो ये कुछ इस तरह है, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं g हमारे साथ सेम आ जाएगा, और यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 4m की बराबर है, और r प्राइम जो है ये हमारे साथ r की बराबर है। तो इससे कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g4m डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ये 4 जो है ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2n2 स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये हमारे साथ इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमारे साथ यानी ऑर्बिटल स्पीड यानी ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू चांद की सरफेस पे क्या होती है। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आप सब दोस्तों को लाजमी याद होनी चाहिए, और g की वैल्यू मून की सरफेस पे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g ब्लैंक स्पेस विद एल्टीट्यूड। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या 0 हो जाती है, या सेम रहती है हाइट की साथ साथ। यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पे ले जाते हैं तो ऐसा करने से g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है।
तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When a body is moved from sea level to the top of a mountain, there is a change in the bodies. इस सवाल में कहते हैं अगर सी लेवल से माउंटेन के टॉप पे एक ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो ऐसा करने से किस चीज में चेंजेस आ जाएगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेट। यानी वेट जो है ये लोकेशन की वजह से चेंज होती है, क्योंकि वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस लिहाज से हमारे साथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मॉलर एट पोल्स। यानी द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर ऑफ द अर्थ बिकॉज the distance of the pole is less than the distance of the equator from the center of the earth. वर्क एंड एनर्जी। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल होना चाहिए जिसकी वजह से वर्क डन जीरो होता है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वर्क बराबर है फोर्स जरबी डिस्प्लेसमेंट कास थीटा। यहाँ पर अगर हमारे साथ थीटा 90 डिग्री का हो तो यहाँ पर कास थीटा यानी थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स जरबी डिस्प्लेसमेंट जरबी काज 90 डिग्री। तो यहाँ पर काज 90 डिग्री ये हमारे साथ जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर ये जीरो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा जीरो। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 90 डिग्री। यानी वर्क डन विल बी जीरो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो फिर बॉडी पे वर्क डन जीरो होता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वर्क बराबर है फोर्स जरबी डिस्प्लेसमेंट कास थीटा। अगर हमारे साथ एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो तो फिर काम की मिकदार जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री का हो तो फिर बॉडी पे जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस थीटा की जगह 0 डिग्री को दर्ज करें तो एफ डॉट डी का 0 डिग्री, तो का 0 डिग्री ये हमारे साथ 1 के बराबर है। जब 1 इस एफ और डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा एफ डॉट डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप सब दोस्तों ने ये क्वेश्चन भी याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 Newton force is exerted and the trolley moves a distance of 5 meter in the direction of force. The work done is. प्यारे दोस्तों इस सवाल में कहते हैं कि फर्ज करें एक लड़का ट्रॉली पर 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और वो ट्रॉली को 5 मीटर फासले तक कुव्वत की सिमत में मूव करता है। तो इस क्वेश्चन में हमने वर्क डन यानी काम की मिकदार को मालूम करना है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है इसमें हमारे साथ अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन, डिस्टेंस है 5 मीटर। इसमें रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है हमारे साथ वर्क, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वर्क हमारे साथ बराबर है फोर्स जरबी डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी जिस्म पर काम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हासिली जरब की बराबर होती है।
तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर हमारे साथ फोर्स 30 न्यूटन के बराबर है। इसके बाद हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट ये हमारे साथ 5 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा वर्क इज इक्वल टू 150 जूल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ए कार डिक्रीजेस बाय हाफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि अगर एक कार की स्पीड जो है वो डिक्रीज करते करते हाफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या तब्दीली आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे साथ बराबर है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इस क्वेश्चन का जो गिवन कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि हमारे साथ एक कार है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करते करते हाफ हो गई है। तो यहाँ पर इसको हम v प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी v प्राइम इज इक्वल टू हाफ v। नो एबो इक्वेशन ए बिकम्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर v प्राइम की जगह हम क्या करेंगे, हाफ v को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा mv²। तो यहाँ पर प्राइम स्क्वायर की जगह आ जाएगा हाफ v का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इस हाफ पे भी है, v पे भी है। तो इससे रिजल्ट आएगा 1/v², क्योंकि ये स्क्वायर जो है हाफ पे भी है, v पे भी है। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 1/4v²। तो इसमें हम 1/4 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4। यहाँ पर ये m इस v² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा mv²। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 mv²। तो यहाँ पर इस 1/2 को हमने इस mv² के साथ पुट करना है। तो इससे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 1/4 into हाफ mv²। तो प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये हाफ mv² हमारे साथ इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो है ऑप्शन डी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An object of mass 10 kg is lifted vertically through a height of 5 meter. The gravitational potential energy gained by the object is। प्यारे दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, उसको 5 मीटर की हाइट पे वर्टिकली ऊपर की तरफ ले गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 10 kg, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे साथ बराबर है mgh के। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर इसमें m हमारे साथ 10 kg की बराबर है, g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें हाइट जो है वो हमारे साथ बराबर है 5 मीटर की। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 10 को आपने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 98। फिर 98 को आपने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा
490 जूल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे साथ बराबर है 490 जूल के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If a petrol engine does 20 joule of useful work for every 100 joule of energy supplied to it, then its efficiency is। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक पेट्रोल वाली इंजन है, वो 20 जूल काम करता है और उसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस इंजन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करनी है, यानी इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट ज़रबे 100%। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने यानी गिवन डेटा जो है वो पुट करना है। पुटिंग द वैल्यूज में हमारे साथ यूजफुल एनर्जी आउटपुट जो है वो हमारे साथ 20 जूल के बराबर है और यहाँ पर यानी एनर्जी इनपुट जो है वो हमारे साथ 100 जूल के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 20 को आपने 100 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 0.2 और इस 0.2 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 20%। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर। किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है। प्यारे दोस्तों, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि इसमें वाट का लफ्ज यूज हुआ है। वो समझते हैं कि ये पावर की इकाई है, लेकिन नहीं, ये एनर्जी की इकाई है, यानी किलोवाट आवर इज द यूनिट फॉर एनर्जी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर ये किस वैल्यू के बराबर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हेरा वेविंग 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकंड टू रीच द टॉप ऑफ अ हिल 18 मीटर हाई, हर एवरेज मसल पावर इज। इस सवाल में कहते हैं कि हेरा का वजन 500 न्यूटन है और वो 18 मीटर ऊंची पहाड़ की टॉप तक पहुंचने में 90 सेकंड लेती है, उसकी पावर मालूम करें। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। गिवन डेटा, वेट ऑफ हेरा ये हमारे साथ बराबर है 500 न्यूटन की। हाइट है, माउंटेन की जो हाइट है वो हमारे साथ बराबर है 18 मीटर की, और यहाँ पर टाइम जो है हमारे साथ 90 सेकंड्स है। तो इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमारे साथ पावर, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे साथ पावर का फॉर्मूला है E/T आर W डिवाइडेड बाई T, यानी द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर पावर हमारे साथ बराबर है E/T। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है, यानी यहाँ पर वर्क डन जो हुआ है वो हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ बराबर है mgh। अगर इस क्वेश्चन के अंदर गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे साथ mg जो है ये हमारे साथ वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे साथ बराबर है 500 न्यूटन के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने 500 न्यूटन को और h यानी हाइट को पुट करना है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू एंड इक्वेशन बी, तो यहाँ पर यानी वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू 500
ज़रबी 18। 18 यहाँ पर हमारे साथ हाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये हमारे साथ हाइट की वैल्यू है। जब इस 500 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 9000 जूल। यानी यहाँ पर जो वर्क डन है हमारे साथ वो है 90,000 जूल का। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि इस तमाम वैल्यू को आपने इस इक्वेशन ए में पुट करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू 90,000 जूल डिवाइडेड बाय 90 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारे साथ बराबर है 90 सेकंड के। तो यहाँ पर ये 0 इस 0 के साथ खत्म हो जाएगा और 9 के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 100 वाट। तो यहाँ पर उसकी पावर जो है वो हमारे साथ है 100 वाट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A machine is able to lift 200 Newton of concrete slab vertically up to a height of 30 meter above the ground in 50 seconds. The average power of the machine is। इस सवाल में कहते हैं कि एक मशीन है जो कंक्रीट की स्लैब को यानी 30 मीटर की हाइट पे 50 सेकंड्स में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस मशीन का एवरेज पावर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है हमारे साथ, इसमें वेट हमारे साथ बराबर है 200 न्यूटन की, हाइट है हमारे साथ 30 मीटर, टाइम है हमारे साथ 50 सेकंड्स और इसका जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमारे साथ पावर। इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, यानी द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये वर्क डन जो होता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे साथ mgh के बराबर है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए इसमें हमारे साथ mg जो है ये वेट को रिप्रेजेंट करता है और वेट है हमारे साथ 200 न्यूटन की। तो यहाँ पर वेट हमारे साथ 200 न्यूटन के बराबर है। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस mg की जगह हमारे साथ 200 न्यूटन आ जाएगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको लिख चुका हूँ। इसके बाद h जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर हाइट हमारे साथ है 30 मीटर, तो ये 30 इस 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट आएगा 6000 जूल। यानी यहाँ पर हमारे साथ जो एनर्जी है यानी वर्क डन जो है वो हमारे साथ 6000 जूल के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि जितनी भी डेटा है वो आपने इस इक्वेशन ए में पुट करना है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी पावर इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर एनर्जी यानी वर्क डन हमारे साथ 6000 जूल के बराबर है और टाइम हमारे साथ 50 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ पर ये 6000 डिवाइडेड बाई 50 ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा पावर इज इक्वल टू 120 वाट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6 क्यूबिक मीटर इज फुल विद अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी ऑफ 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, द मास ऑफ द लिक्विड इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक कंटेनर है यानी एक बर्तन है जिसकी वॉल्यूम है 6 क्यूबिक मीटर और ये किसी लिक्विड से भरी है जिसकी डेंसिटी है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस क्वेश्चन में हमने लिक्विड की मास को फाइंड आउट करनी है। अरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 6 क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं
हमारे साथ डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर हमारे साथ डेंसिटी ये हमारे साथ बराबर है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ये हमारे साथ 6 क्यूबिक मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 6 और 30 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 180 केजी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 180 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज। इस सवाल में कहते हैं कि लिक्विड और गैसेस को मजमूई तौर पर किस कैटेगरी में रखा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्लूइड्स, यानी लिक्विड और गैसेस को मजमूई तौर पर फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज जो फ्लो करती है फ्लूइड्स कहलाती है। और अगर देखा जाए लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेजर प्रेशर। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में इनमें से वो कौन सी इकाई है जिससे हम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये डेंसिटी की इकाई है जिससे हम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। बाकी ए, बी और सी ये तीनों प्रेशर की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेशर एट डेप्थ एंड फ्लूइड। इस सवाल में कहते हैं कि फ्लूइड्स की गहराई में जो प्रेशर होता है इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या इनमें से कोई नहीं, या सेम रहता है। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीजेज, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। अगर गहराई ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर गहराई कम हो तो प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर जो है इसका रिलेशन डेप्थ के साथ डायरेक्टली है। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वेदर मैप्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि वेदर मैप्स में प्रेशर के लिए जो इकाई यूज की जाती है वो कौन सी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, A rock weighs 25.7 Newton in air and 21.8 Newton in water. What is the beyond force of the water? इस सवाल में कहते हैं कि एक चट्टान है जिसका वजन हवा में 25.7 न्यूटन है और पानी में इसका वजन जो है वो है 21.8 न्यूटन। सो व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ द वाटर, यानी पानी जो चट्टान पर उछाल की कुवत लगाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसकी मिकदार क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो है वेट एंड एयर इज इक्वल टू WA is equal to 25.7 न्यूटन। वेट एंड वाटर यानी W स्मॉल लेटर में इसके साथ हमने W को पुट करना है और ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू 21.8 न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर हमने बियॉन्ड फोर्स को पॉइंट आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ बियॉन्ड फोर्स का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है,
बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू WA। यहाँ पर WA का क्या मतलब है, यानी वेट इन एयर, मनपी वेट इन वाटर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर वेट इन एयर हमारे साथ बराबर है 25.7 न्यूटन, मनपी साइन सेम आएगा, और इसके बाद है हमारे साथ वेट इन वाटर, तो वो हमारे साथ बराबर है 21.8 न्यूटन के। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 25.7 न्यूटन से हमने 21.8 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू 3.9 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर एक्सपीरियंसेस द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स। इस सवाल में कहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम पानी में डुबोते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा बियॉन्ड फोर्स जो है किस पे लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 1 kg हीलियम बैलून। क्योंकि यहाँ पर गुब्बारे की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, यानी जब इस गुब्बारे को पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो ये ऊपर की तरफ धकेली जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हीलियम गैस जो है इसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो पानी की ज्यादा कसापत की वजह से उसकी उछाल की कुव्वत गुब्बारे और इसके अंदर मौजूद हीलियम गैस की मजमूई वजन से ज्यादा है। बस गुब्बारा नीचे नहीं आता और पानी में तैरता रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। इस सवाल में कहते हैं कि स्ट्रेन की इकाई कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, स्ट्रेन यानी स्ट्रेस की वजह से किसी ठोस जिस्म में पैदाशुदा बिगाड़ को स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन का फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ यानी इसकी यूनिट जो है हमारे साथ वो है मीटर, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ यानी इसकी यूनिट भी हमारे साथ यानी मीटर है। तो यहाँ पर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं है, यानी ये यूनिट लेस है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यंग मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि यंग मॉडुलस को कौन सी इकाई में हम मेजर कर सकते हैं। इस सवाल में कहते हैं यंग मॉडुलस को कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है, यानी यंग मॉडुलस ये हमारे साथ बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी ये हमारे साथ स्ट्रेस के बराबर है और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमारे साथ बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर ये हमारे साथ x बाई एल के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई एल। तो यहाँ पर ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x जो है ये नीचे आ जाएगा और l ऊपर चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ यंग मॉडुलस जो है वो बराबर हो जाएगा f बाई ए मल्टीप्लाई बाई एल बाई एक्स। तो यहाँ पर ये f इस l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे साथ है न्यूटन। एल यहाँ पर हमारे साथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है,
तो इसका यूनिट है मीटर और इसके बाद डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो यहाँ पर ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एरिया जो है इसका यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर और एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट हुआ मीटर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे साथ पास्कल की इक्वल होता है, यानी यहाँ पर पास्कल का यूनिट यहाँ पर मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल की इक्वल होता है। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि एसआई निजाम में हरारत यानी हीट की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल, क्योंकि इसमें हमारे साथ किलोग्राम ये मास का यूनिट है और केल्विन ये टेम्परेचर का यूनिट है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एसआई निजाम में टेम्परेचर की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी केल्विन। अगर गौर से देखा जाए यहाँ पर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये तीनों टेम्परेचर की स्केल्स है, लेकिन इसमें केल्विन जो है ये टेम्परेचर का बेसिक यूनिट है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड्स एट। इस सवाल में कहते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल रीडिंग जो है ये कौन से दर्जे पर कोइंसाइडेड यानी यकसा होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी -40 डिग्री, यानी ये दोनों टेम्परेचर जो है -40 डिग्री पर यकसा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 310 केल्विन एंड सेंटीग्रेड स्केल इज। इस सवाल में कहते हैं कि 310 केल्विन ये सेंटीग्रेड स्केल में किस वैल्यू के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है टेम्परेचर इज इक्वल टू 310 केल्विन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड स्केल, यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, इस 310 केल्विन को हमने सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, यहाँ पर इसका फार्मूला ये है TC इज इक्वल टू TK -273। यहाँ पर TC का मतलब है टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड स्केल और TK का यहाँ पर मतलब है टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पर TK यानी टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल यहाँ पर हमारे साथ बराबर है 310 के, तो यहाँ पर TK की जगह आ जाएगा 310 -273। यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, यानी 310 से आपने 273 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी मनफी करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड इट कॉन्ट्रैक्ट्स टिल टेम्परेचर रीचेज। इस सवाल में कहते हैं कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म यानी हीट किया जाता है तो ये सिकुड़ना शुरू कर देता है। तो ये किस टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि आम मायात यानी लिक्विड गर्म होने पर फैलते हैं जबकि ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन पानी का फैलाव दूसरी लिक्विड से मुख्तलिफ है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म किया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी फैलने की बजाय सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से
ऊपर पानी में फैलाव शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जब गर्म पानी का टेम्परेचर गिरने लगता है तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ता है, यानी पानी का हजम कम हो जाता है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का हजम बढ़ता है। यही वजह है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो उसका हजम पानी की हजम से ज्यादा होता है, लिहाजा बर्फ पानी से हल्की होती है और पानी की सतह पर तैर सकती है। पानी की इस अनोखी प्रॉपर्टी को पानी का बेकायदा फैलाव यानी इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि SI निजाम में स्पेसिफिक हीट की इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हमारे साथ है C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T यानी टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेल्टा Q ये हमारे साथ हीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर है यूनिट ऑफ हीट डिवाइडेड बाई M जो है यहाँ पर हमारे साथ यानी मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे साथ यूनिट ऑफ हीट जो है वो है जूल और यूनिट ऑफ मास ये हमारे साथ है किलोग्राम और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो ये बन जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर केजी, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक्सपोनेंट 1 है और इसके साथ भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर हम इसको नहीं लिखते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट +1 है, जब ऊपर चला जाएगा तो ये -1 बन जाएगा और इसी तरह किलोग्राम में भी ये -1 बन जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जूल पर केल्विन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। इस सवाल में कहते हैं कि लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशन है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गेमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यहाँ पर गेमा जो है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है और अल्फा जो है ये लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर गेमा हमारे साथ बराबर है 3 अल्फा की, यानी अल्फा जो है यानी लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन होती है, मतलब इसमें सिर्फ एक किस्म की एक्सपेंशन होती है, जबकि गेमा यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन में 3 किस्म की एक्सपेंशन होती है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज। इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में लेटेंट हीट की इकाई कौन सी है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी लेटेंट हीट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M। यहाँ पर डेल Q जो है ये हमारे साथ यानी एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर M जो है ये हमारे साथ मास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हीट का यूनिट हमारे साथ है जूल और मास का यूनिट है हमारे साथ किलोग्राम। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा जूल पर किलोग्राम यानी जूल पर केजी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जूल पर केजी। SI निजाम में लेटेंट ऑफ हीट की इकाई जूल फी किलोग्राम है, जिसको हम जूल पर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 1 kg ऑफ जिंक एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड विद लेटेंट हीट ऑफ 113 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power 3 जूल पर केजी। तो यहाँ पर
इस क्वेश्चन में हमने हीट की मिकदार को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है लेटेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू 113 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल पर केजी। इसमें हमारे साथ मास ऑफ जिंक ये बराबर है 1 केजी के। इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हीट। इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लेटेंट हीट जो है ये बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। यहाँ पर आपने इस डेल्टा क्यू इसकी नीचे 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और लेटेंट हीट ये आपने मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे जो नया रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, जो गिवन डेटा है हमारे साथ आपने ये इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर मास हमारे साथ 1 केजी के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट ये हमारे साथ बराबर है 113 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल पर केजी। तो यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि आपने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 113 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 kg इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 kg वाटर हो और इसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना हो तो इसके लिए हमें कितनी हीट चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4190 जूल, यानी इसके लिए हमें 4190 जूल एनर्जी चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी चीज हरारत के लिए बेस्ट कंडक्टर है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी यानी ये चारों कंडक्टर्स है, लेकिन इनमें से जो बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कीप्ड इन अ रूम एट द सेम टेम्परेचर विच विल फील कोल्डेस्ट टचिंग देम। इस सवाल में कहते हैं कि एक जैसे क्यूब्स मुख्तलिफ मटेरियल्स के एक ही कमरे के अंदर और एक ही टेम्परेचर पे रखे गए हैं। जब इनको हम छूते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सी चीज होगी। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से जो कंडक्टर होगा वही सबसे कोल्डेस्ट होगा, क्योंकि जो ही हम इसको पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से हीट चली जाएगी उस कंडक्टर में और हमारे हाथ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो कंडक्टर ठंडा महसूस होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आयरन, और आयरन यहाँ पर हमारे साथ कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट एन। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेक्शन की थ्रू जो हीट होती है वो सबसे कम कौन सी चीज में होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉलिड्स, क्योंकि कन्वेक्शन ऑफ हीट ये सबसे कम सॉलिड्स में होती है। इसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट इसलिए कम होती है क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जकड़े हुए हैं और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट से क्या मुराद है, यानी कन्वेक्शन ऑफ हीट यानी हरारत का वो तरीका है जिसमें हरारत मादा की ज़रात
एक जगह से दूसरी जगह हरकत की वजह से मुंतकिल होती है, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन वे दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज बाय द फ्लो ऑफ ब्लड। Which one of the following heat transfer processes best describe this action of the blood? इस सवाल में कहते हैं कि इंसान की जिस्म के अंदर हीट जो है वो खून की थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो इनमें से किस प्रोसेस की थ्रू जो है खून इंसान की जिस्म के अंदर फ्लो होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The best absorber of radiation is a body whose surface is। इस सवाल में कहते हैं कि सबसे अच्छी रेडिएशन की एब्जॉर्बर कौन सी बॉडी होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डल ब्लैक, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है इनको कहा जाता है बेस्ट एब्जॉर्बर और बेड रिफ्लेक्टर, और जो व्हाइट बॉडी होती है इनको कहा जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टर और बेड एब्जॉर्बर। तो इनमें डल ब्लैक जो है ये सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड। प्यारे दोस्तों, हीट की मुंतकिली 3 मुख्तलिफ तरीकों से होती है, तो इस सवाल में कहते हैं कि हीट का वो कौन सा तरीका है जिसमें हीट जो है किसी मीडियम की गैर मौजूदगी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडिएशन, यानी किसी मीडियम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में हीट का गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ पहुंचना रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है? सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो हीट को कंडक्ट कर सके, उस मैटर की उसी प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.6 है, वुड की 0.8 से लेकर 0.16 है, वूल की 0.04 है, और एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.023 है। यह अगर गौर से देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वाटर की है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इज नॉट रेडिएटिंग एनी हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सी टेम्परेचर है नीचे दी गई ऑप्शन में जिस पे बॉडी जो है वो हीट को रेडिएट नहीं करती। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 0 केल्विन। 0 केल्विन पे बॉडी हीट को रेडिएट नहीं करती, क्योंकि ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की जो हरकत होती है वो रुक जाती है। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स हरकत नहीं कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की हरकत रुक जाने की वजह से वो बॉडी जो है वो हीट रेडिएट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मादे में कसीर तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन जब हम किसी लोहे यानी आयरन की रॉड को एक सिरे को गर्म करते हैं तो इस हरारत की वजह से इसके अंदर एटमों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। जब ये एटम आजाद इलेक्ट्रॉनों से यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं तो अपनी तवानाई
इन आजाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल करती है। ये आजाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी तवानाई को करीबी दूसरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल करती है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है हत्ता कि हरारत रॉड की दूसरी सिरे को पहुंच जाती है और रॉड का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।